वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू हैव लाइक द प्रीवियस वीडियोस। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखो। ये एक ही वीडियो में पूरा मैंने इकोनॉमिक्स के चैप्टर, जो आपके 4 चैप्टर है, उसको कवर किया है। तो वैसा ही कुछ मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो भी 1 घंटे 15 से 20 मिनट उम्मीद रहेगी उतने में आपका खत्म हो जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये मुश्किल होता है कि सोशल साइंस के सारे पोर्शन जो है 1 घंटे में कवर कर पाना। हिस्ट्री के पोर्शन है, ज्योग्राफी में है, सिविक्स में बड़े चैप्टर है, तो कोई बात नहीं है। 1 घंटे करके ही अगर 1 घंटे 1.5 घंटे अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ज्यादा जाएंगे तो मतलब 5 से 6 घंटे या 7 घंटे टोटल अगर लगे, 7 घंटे में आपके जो पोर्शन कंप्लीट हो रहे हैं और मैं साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, तो इतने में अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो लास्ट टाइम अगर रिवीजन का है तो बहुत ज्यादा काम आएगा। शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब देखो रिसोर्सेज होते क्या है, सिंपल से एकदम सिंपल सा डेफिनेशन देखो, बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना है कि एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स इज रिसोर्स। मतलब क्या हो गया कि दुनिया में जो कुछ भी है जो हमारी जरूरत को पूरा कर रहे एक रिसोर्स है। अब बोलोगे सर ये कैसे? अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया फैन का, तो फैन आपकी क्या जरूरत पूरा कर रही है? जब आपको गर्मी लगती है फैन आपको जो है ठंडा देता है। अब कहोगे उतनी ठंडा नहीं देता, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मतलब फैन से आपको हवा मिल रहा है ना। एक सिंपल सा पेन का एग्जांपल ले लो, आपको लिखने की जरूरत है, पेन आपको लिखने में हेल्प कर रहा है, या डस्टर का ले लो, या कोई भी चीज। आप इतने सारे दुनिया में गुड्स है, कुछ भी गुड्स को उठा लो, कोई हर कोई का जो है कुछ ना कुछ काम आता ही है। तो दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं एक रिसोर्स है। मैं भी रिसोर्स हूं, आप भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है ना, तो हर कुछ एक रिसोर्स है। तो चलो, होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेस के डिवीजन की। तो आप देख सकते हो रिसोर्सेस का डिवीजन इस तरह से किया गया है। अब इन पे हम एक एक करके बात करते हैं। तो फर्स्ट जो है डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जो है आपको पता होगा, सीधी सी बात कहूं कि जो है जन्म के आधार पर रिसोर्सेस का डिवीजन। तो पहला क्लास, देखो ये चीजें जो है बहुत बेसिक से आप पढ़ते आ रहे हो, जिसको कहते हो आप लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पे आपको लिविंग और नॉन लिविंग नहीं पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है आपको बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेस। तो व्हाट इज बायोटिक रिसोर्सेस? दोज रिसोर्सेस दैट इज हैविंग लाइफ। बायो, देखो बायो का मतलब ही होता है बायोलॉजी। अगर आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, मतलब जिसके अंदर लाइफ होता है। तो बायोटिक रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस दैट आर हैविंग लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है अबायोटिक रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्सेस जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है। देखो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर इससे आते हैं तो आप डेफिनेशन तो लिखो ही, एज वेल एज उसके साथ में एग्जाम्पल जरूर लिखना। इससे क्या होंगे, आपके आंसर थोड़े ज्यादा बेहतर होंगे। तो बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आते हैं आपको, अबायोटिक के एग्जाम्पल ये रहे। तो दोनों क्लियर हो गए। बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनमें लाइफ होती है, अबायोटिक रिसोर्सेज जिनमें लाइफ नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्या है, द डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बिहाफ ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम यूज करें तो या तो खत्म हो जा रहे हैं या तो खत्म नहीं होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो है दैट कम्स अंडर द टाइप्स ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। सो वन इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स, अनदर इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल क्या हो गया कि हम कितना भी इस्तेमाल कर ले, ठीक है, वो खत्म नहीं होने वाले। तो आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे? जैसे देखो अभी बहुत ठंड है, तो ठंड के दिनों में आपको मतलब बहुत ज्यादा ठंड लगी सपोज, तो आप क्या करोगे? अपने टेरेस पे जाओगे और टेरेस पे क्या करोगे कि सन की पूरी एनर्जी तो आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ना। या गर्मी के दिनों में प्यास लगा, आप नदी में कूद गए, पूरा पानी ही सुखा देंगे। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप कोई भी रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल है, मतलब कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिसको कि आप कितना भी यूज कर लो, दे आर नॉट गोइंग टू एग्जॉस्ट। ठीक है, वेयर एज सम रिसोर्सेज, एग्जाम्पल देखो आप कि इसको हम एक सर्टेन हद तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर विल बी अ डे व्हेन दे विल एग्जॉस्ट। तो ये हो गया ऑन द बिहाफ ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। दोनों के एग्जाम्पल जरूर लिखना। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब ऑनरशिप का नाम से पता चल रहा होगा, ऑनरशिप का मतलब क्या हो गया? मालिक। ऐसे रिसोर्सेस जो मालिकाना हक पे डिवाइड किए गए हैं। तो कौन कौन से? देखो ये जो है 4 तरीके से डिवाइड किए गए। तो
फर्स्ट हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स। अब देखो इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक के होते हैं या दो लोगों के भी हो सकते हैं। मतलब इस पे ऐसा नहीं कि 20 30 50 लोगों का हक होता है, जनरली एक दो लोगों का इस पे हक होता है। जैसे आपका घर है, वो आप ही का घर है, पड़ोसी आपके घर पे क्लेम नहीं कर सकते ना, तो ये हो गया इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिटी रिसोर्स। तो कम्युनिटी रिसोर्स मतलब जिसके मालिक एक नहीं होते हैं, एक से ज्यादा मालिक होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो पार्क, पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे किसी एक मालिक नहीं होते हैं। पार्क बनाया है आप, जो है आप जिस सोसाइटी में अगर आप रहते होगे, देखते होगे पार्क है, या अगर आप कहीं फ्लैट में रहते होगे तो वो एक कम्युनिटी रिसोर्स है। आपकी फ्लैट जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, बट फ्लैट के जो पार्किंग जो कह सकते हो स्पेस में गार्डन जो डेवलप किए जाते हैं या जो खेलने के लिए जगह होती है, तो वो क्या होते हैं, किसी इंडिविजुअल के तो नहीं होते हैं, वो एक कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज होते क्या है, देखो टेक्निकली अगर कहें तो हमारी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेस है, मतलब आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी भी है, अगर सरकार को जरूरत पड़ती है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी का सरकार इस्तेमाल कर सकती है। हो सकता है आपको कंपनसेशन मिले, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जनरली सरकार ऐसा करती नहीं है। बट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो अब ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपके घर के बगल में रोड क्रॉस कर रहा है, तो जनरली क्या करते हैं, बहुत सारे जगहों में आपने देखा होगा कि रोड में ही पंडाल बना देते हैं, रोड में ही क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो सरकार एक्शन ले सकती है, क्योंकि आपके घर के सामने रोड जरूर गुजर रहा है। या अब देखो रेलवे पटरी गुजर रही है, तो आप क्या बोलोगे कि यहीं पे हम डीजे वाला डांस करेंगे? ये नहीं कर सकते हो ना आप, ऐसा गलत है, वो सरकार की प्रॉपर्टी है। आपके घर के बगल में जंगल है, तो आप क्या बोलोगे, सारे पेड़ काट लेंगे? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे कंट्री के जो ज्योग्राफिकल एरिया उसकी हम बात कर रहे हैं। ओशन एरिया में क्या होता है, ओशन एरिया में टिल 12 नॉटिकल माइल्स, जो ये डिस्टेंस देख रहे हो, ये सरकार की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। नॉटिकल माइल्स क्या हो गया, जैसे कि हम जो लैंड एरिया में कैलकुलेशन करते हैं वो किलोमीटर के हिसाब से करते हैं, तो ओशन एरिया में ये नॉटिकल माइल्स के हिसाब से होते हैं। तो समझ में आया, नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेस जो गवर्नमेंट ऑक्युपाई करती है। जनरली टेक्निकली कह सकते हो कि ये गवर्नमेंट की होती है। एग्जांपल सीधे से लिखना, फॉरेस्ट, वाटर, रोडवेज। ठीक है, अब हम बात करें इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, अब देखो नेशन का तो ये खत्म हो गया, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो लगभग 22 किलोमीटर के आसपास आते हैं। लेकिन इसके बाद का जो एरिया होता है, लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक जो होते हैं, गवर्नमेंट इस पे कोई भी जो दूसरी कंट्री है कैप्चर नहीं करने की कोशिश करती है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया है, मतलब ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, इस डिस्टेंस के बाद का जो एरिया है उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैप्चर कर सकते हैं, या वो उसके रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यही जो हो गया इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गया। नेक्स्ट जो डिवीजन है रिसोर्सेज के, वो क्या है, ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्सेज कितना ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है। तो पहला जो है ये है पोटेंशियल रिसोर्स। अब देखो पोटेंशियल नाम से ही पता चलता है, बहुत सारी बार आपको आपके टीचर ने कहा होगा, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, यू आर हैविंग ग्रेट पोटेंशियल, या जनरली पीटीएम में आपके टीचर ने आपके लिए कहा होगा, दिस गाय इज हैविंग वेरी ग्रेट पोटेंशियल बट ही इज नॉट यूटिलाइजिंग द पोटेंशियल। ऐसे वर्ड कहे ना। तो देखो, आप पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि आपके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, बट आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। ऐसा ही कुछ रिसोर्सेस में भी होता है कि दोज रिसोर्सेस दैट आर हैविंग पोटेंशियल बट दैट हैज नॉट येट बीन यूटिलाइज्ड बाय आवर गवर्नमेंट और कंट्री। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेस जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से रिसोर्स है, देखो विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। हमको पता है कि सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किए जाते हैं, बट हम कर रहे नहीं कर रहे हैं उतना ज्यादा, हम अभी भी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। तो ये क्या हो गए, पोटेंशियल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा जो है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप नाम से ही पता चल रहा है, द रिसोर्सेज दैट इज ऑलरेडी डेवलप्ड एंड वी आर यूटिलाइजिंग देम। ऐसे रिसोर्सेज जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं और जिसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ये रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, अब थर्ड है स्टॉक रिसोर्सेज। तो स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज वी आर फेमिलियर कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, या ऐसा किया जा सकता है, बट दो वी आर नॉट यूटिलाइजिंग देम।
ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट वेरी मच टेक्निकल साउंड ऑन दैट वन। जैसे बुक में भी एग्जांपल आपने देखा होगा कि वी नो दैट वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन, ठीक है, तो हमें ये पता है। बट अगर ओपन एरिया में अगर बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या हम वाटर बना सकते हैं? थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, ये सिर्फ लेबोरेटरी में ही बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो टेक्निकली कह सकते हो कि हमारे पास आइडिया है, लेकिन हम प्रैक्टिकली हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज दैट रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज क्या हो गए? नाम से यहां पे भी पता चलेगा आपको कि दोज रिसोर्सेज दैट आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड और दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? अभी देखो, हम ही लोगों के पास जो रिसोर्सेस है सारा हम खत्म कर लेंगे यूज करके, तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन वाले आएंगे वो क्या करेंगे? वो हमें गाली ही देंगे ना कि हमारा बाप दादा था जब एक समय कोयला था, पेट्रोल था, सब खत्म कर लिया। तो कुछ रिसोर्सेस को हम फ्यूचर के लिए रिजर्व कर देते हैं ताकि उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो रिसोर्सेज की। हालांकि समय समय पे अलग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ जो रिसोर्स हैं वो आ रहे हैं। अब कैसे आ रहे हैं? देखो, हम लोग बहुत पहले बहुत ज्यादा जो है पेट्रोल पे डिपेंड करते थे, अब बैटरी वाली गाड़ी आ रही है ना, फ्यूचर में और आ जाएगी, दूसरे अल्टरनेटिव आ जाएंगे। बट फिर भी हम रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते हैं ताकि फ्यूचर में जो है रिसोर्सेज बने रहें, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे जो है, मैंने पिछले वीडियो में भी नंबर दिया था, अगर आपको कोई भी, देखो सोशल साइंस में मैं सिर्फ एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सिविक्स या इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चारों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर सो व्हाट एवर द डाउट यू आर हैविंग, कोई ऐसे टॉपिक है आपको जो समझ में नहीं आते हैं, मेरा नंबर ये रहा, आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। तो आपके रिसोर्सेज के पार्ट जो डिवीजन है वो क्लियर हो गए, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। ये क्या है कि वी विल डू द डेवलपमेंट विदाउट कंप्राइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर, कि हम अभी की जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे और फ्यूचर की भी जरूरतों को ध्यान में रखेंगे। मतलब एक इस चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा कि देखो, देयर इज लिमिटेशंस ऑफ नीड बट देयर इज नो लिमिटेशंस ऑफ आवर ग्रेड। मतलब क्या है ना कि हमको जो है जरूरतें एक लिमिटेशन है ही हो सकती है। जैसे हम शर्ट पहनते हैं, तो कितनी शर्ट की जरूरत है? 1 से 2 3 4 5 काफी हो सकता है। बट हमारे पास 500 भी रहे तो हो सकता है हमें कम लगे। तो दैट इज द थिंग कि हमारे पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है। कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस में हमने देखा जो कि एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेस को हम फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे। दैट विल बी द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन अब यहां से पूछे गए हैं बहुत बार, रियो डी जेनेरियो समिट के बारे में। अब रियो डी जेनेरियो, रियो एक मूवी है, अगर आपने नहीं देखा होगा देखना जरूर, एनिमेशन मूवी है, अच्छी मूवी है। तो रियो डी जेनेरियो है कहाँ? सबसे पहले ये देख लो, ये ब्राजील में है। यहाँ पे एक मीटिंग हुई, दुनिया भर के कंट्री को 1992 में चिंता हो गई कि हम जो है एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। तो इस मीटिंग में लोगों ने कहा कि जो हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं इसको नहीं करेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक एजेंडा लाया, दैट इज कॉल्ड एजेंडा 21। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, एजेंडा 21 में क्या बात की गई कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी UNCED। फुल फॉर्म देखना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ने हैं, तो फुल फॉर्म याद रखना। तो UNCED ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने आया 1992 में। इन्होंने बात की कि वर्ल्ड में जितने भी ग्लोबल इशू हैं, ग्लोबल इशू क्या होते हैं जो किसी एक कंट्री के नहीं है, सब कंट्री लगभग इससे जूझ रही है, उनको सॉर्ट आउट करने की हम कोशिश करेंगे। तो दीज आर, यू कैन गो थ्रू दैट दीज आर द मेन एजेंडा ऑफ एजेंडा 21। और इसमें यह भी बात की गई कि हर कंट्री को अपना एजेंडा 21 लाना चाहिए। देखो, कोई भी ग्लोबल इशू है, जैसे हंगर हो गया, पॉवर्टी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये वर्ल्ड के इशू है, किसी एक कंट्री का इशू नहीं है। तो किसी कंट्री में बहुत ज्यादा है, किसी कंट्री में कम है, तो इन सारी चीजों को कम करने की कोशिश को कह सकते हो, ये एजेंडा 21 में बात की गई। समझ आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक हमारी है रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग का मतलब हो गया कि हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्स है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब बोलोगे क्यों भैया, ऐसा क्यों? देखो, हमारी कंट्री में कुछ ऐसे स्टेट हैं जो बहुत ज्यादा रिसोर्सेस के मामले में रिच है, जैसे ये सारे स्टेट। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसको ड्राई स्टेट कह सकते हो, मतलब अल्कोहल वाले ड्राई स्टेट की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मिनरल्स के लिए ड्राई है, ये बहुत कम है
या तो एकदम से नहीं है। तो ऐसे स्टेट को कहाँ से मिलेगा, जैसे बिहार में मिनरल्स नहीं है मान के चलो, या किसी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे मिनरल नहीं है, तो वो दूसरे स्टेट की ओर मुंह ताकते रहते हैं कि भैया मिनरल देंगे तो हमारा काम चलेगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिसोर्सेज को जो है प्रॉपर डिवीजन किया जाए, ताकि हमारे कंट्री में जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो हम इस पार्ट में रह रहे हैं, चाहे इस पार्ट में रह रहे हैं, चाहे इधर रह रहे हो, चाहे इधर रह रहे हो, हर जगह पे रिसोर्सेज का बराबर डिवीजन हो। समझ आया? यही रिसोर्स प्लानिंग है। अब रिसोर्स प्लानिंग के जो है कितने स्टेजेस होते हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि चैप्टर जब खत्म होगा हमारा, तो लास्ट में जो है हम लोग रिसोर्स जितने भी चैप्टर होंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो साथ साथ में जो अच्छे क्वेश्चन जो लग रहे हैं वो मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो, ये रिसोर्स प्लानिंग के ये 3 स्ट्रक्चर हैं और इन तीनों को ध्यान रखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे कंट्री में किस जगह पे कौन से रिसोर्स है, ये हमें पता चले तभी तो हम ढूंढेंगे रिसोर्सेज को। जैसे कोयला कहाँ है, आई थिंक अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि धनबाद, बोकारो के रीजन, अगर आप बंगाल से बिलोंग करते हो तो रानीगंज और भी दुर्गापुर जैसे रीजन में कोयला है। एमपी में भी शायद कुछ जगहों पे कोयला है। तो जहां जहां भी कोयले हैं, आई थिंक छत्तीसगढ़, नाउ इट इज डिवाइडेड कि छत्तीसगढ़ रीजन में कोयला है। तो ये कैसे पता चला? सरकार सर्वे करती है, आइडेंटिफाई करती है, तभी तो हमें पता चलता है कि किस रीजन में कोयले हैं और नहीं है। अब नेक्स्ट है कि देखो, हमने सपोज सर्वे कर लिया कि किसी भी जगह में इंडिया का मान के चलो कि इस जगह पे जो है कोयला निकला या कोई और मिनरल निकला, तो हम ढूंढ के करेंगे क्या? अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं हो उसका निकालने का, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होने चाहिए, स्किल होना चाहिए, ताकि हम उसके जो व्हाटएवर, मैंने कोयले का एग्जांपल या मान के चलो गोल्ड हो या कोई और मिनरल हो, तो उसको हम निकाल सके, एज वेल एज उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। और थर्ड है कि जो भी हमने रिसोर्सेज को निकाले हैं वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए उसकी बात कर सके। ऐसा नहीं हो कि वो किसी एक मंत्री, नेता, इन सारे के प्रॉफिट की बात हो। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट का गोल है, नेशनल डेवलपमेंट का गोल का मतलब समझते हो कि देखो, किसी भी सरकार की, किसी सरकार करने का मतलब मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक वेलफेयर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ जो सबके साथ सबका विकास की बात करती है। तो वो क्या चाहेगी कि एक कंट्री में जो है रोड बने, हॉस्पिटल बने, बेहतर लिटरेसी हो, इनके लिए पैसे की जरूरत होगी। और ये पैसे वो कहाँ से लाएंगे? जब उनके पास रिसोर्सेस हो सकते हैं, तो हो सकता है या तो रिसोर्सेस कंपनियों को सेल कर दे, या तो उन रिसोर्सेस को दूसरी कंट्री को सेल करके वहां से पैसा बनाए। नेक्स्ट है देखो, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। बहुत ज्यादा इस पे नहीं बात करेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। रिसोर्सेस का कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है? ताकि फ्यूचर जनरेशन में लोगों को रिसोर्सेस की दिक्कत ना हो। इसके लिए एक बेहतर वर्ड भी आया है, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में भी एज वेल एज इको में भी। अब हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। लैंड रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि देखो, ये टोटल अगर अर्थ में हम बात करें तो वाटर सर्टेन एरियाज में है, सर्टेन एरियाज में लैंड है। अब इस लैंड में क्या है, डिवीजन की अगर बात करोगे, देखो इस लैंड में हमको घर भी बनाने हैं, इसमें रोड भी है, माउंटेन भी है, डेजर्ट भी है, पॉन्ड भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारे स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, तो तुम्हारे बिल्डिंग भी हैं। तो परेशान हो जाओगे अगर सोचोगे, तो बहुत ज्यादा सोचो नहीं, सिंपल सी ये देखो, आपको समझ में आएगा कितना ज्यादा लैंड का प्रेशर है। तो लैंड कंजर्वेशन की जरूरत है ना? बिल्कुल है, क्योंकि लैंड नहीं रहेगा तो हम जो बेसिक चीज खाना खाते हैं ये कहाँ से उगेगा? अगर तुम्हारे पास फूड नहीं रहेगा तो दुनिया में कोई भी फैसिलिटीज तुमको प्रोवाइड क्यों ना कर दिया जाए, तुम सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो फूड कहाँ उगेगा? लैंड में। तो लैंड हमको सेव करने की जरूरत है। आगे हम बढ़ते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के साथ। तो हम देखते हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन एक एक करके कि कहाँ कैसा किया गया है। तो सबसे पहला फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अ लार्ज एरिया कवर्ड विथ नंबर ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड फॉरेस्ट। अब जो लैंड है, कोई जरूरी नहीं है कि हर लैंड जो है उसमें खेती की जा सकती है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स के सॉइल जो होते हैं वो अलग अलग क्रॉप्स के लिए सुटेबल होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बैरन और वेस्ट लैंड की, ठीक है। और दूसरा जो हो गया क्या, जो द लैंड दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया। अब
नेक्स्ट है अनकल्टिवेटेड अदर लैंड, ऐसे लैंड जो जिसमें से कि कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। तो पहला है ग्रेजिंग लैंड या पास्टोरल लैंड, मतलब ऐसे लैंड जो जानवरों के लिए रिजर्व किए गए हैं कि जानवर, देखो हमारे खाने के लिए क्या है ना कि हम कहीं भी उगा लेंगे, मान के चलो कि हमारे स्किल हैं, लेकिन जानवरों को खाना कहाँ मिलेगा? जो लोग गाय भैंस रखते हैं गाँव में खास करके, तो उनके लिए जो कुछ लैंड है रिजर्व रखा गया है, दैट इज कॉल्ड पास्टोरल और ग्रेजिंग लैंड, हिंदी में कहते हैं गोचर भूमि। और दूसरे जो लैंड है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, मतलब इसमें नेट सोन एरिया नहीं आता है। नेट सोन का मतलब ऐसे समझ लो कि ये टोटल फील्ड है हमारा एग्रीकल्चर, तो इसमें कुछ, हम तो पूरे फील्ड में हो सकता है कि खेती ना करें, कुछ एरिया को छोड़ दें, तो जो एरिया को छोड़ दें उसमें हम पौधे लगा सकते हैं, तो ये जो है हमारा ये कहलाता है। और इसका लास्ट है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ऐसे लैंड जो कि एग्रीकल्चर हो सकता था कि इसमें कभी किया गया हो, लेकिन 5 साल या 5 साल से ज्यादा टाइम से इसमें खेती नहीं की गई हो, दैट इज कॉल्ड कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैलो लैंड्स। इसके 2 टाइप हैं, पहला है करेंट फैलो एंड दूसरा है अदर देन करेंट फैलो। तो करेंट फैलो लैंड क्या है कि ऐसी खेत या कह सकते हो ऐसे फील्ड जो 1 साल तक जो है इसमें खेती नहीं की गई है, मतलब मैक्सिमम टाइम कह सकते हो इसमें कि 1 साल ही हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हुआ है, ये जो है करेंट फैलो लैंड कहलाते हैं। अदर देन करेंट फैलो लैंड क्या हो गया? ऐसे खेत जो 1 साल से ज्यादा टाइम हो गए हैं लेकिन 5 साल से कम हुए हैं, जिसमें अभी तक खेती नहीं की गई है, ये जो है अदर देन करेंट फैलो लैंड कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे आप लैंड यूज पैटर्न देख सकते हो जो इंडिया में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब कि किस एरिया में कहाँ पे किस तरीके का एग्रीकल्चर लैंड या वेस्ट लैंड या फैलो लैंड का क्या परसेंटेज है, इसको देख सकते हो। अब देखो लैंड डिग्रेडेशन है नेक्स्ट टॉपिक, इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो यहाँ पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये पॉइंट देख लो, आसानी से समझ आ जाएंगे। तो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है सॉयल। सॉयल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स में से है, क्योंकि सॉयल नहीं रहेगी तो हमारा पेट नहीं चलेगा। इट इज बिलीव दैट फॉर मेकिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉयल इट टेक्स मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो सॉयल की अगर लेयर की हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल A B C D इस तरह से इसको डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इससे डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, यू हैव गॉन थ्रू इन द प्रीवियस क्लासेस जहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना था। यहाँ आपको पढ़ना है डिवीजन ऑफ सॉइल के बारे में। देखो ये जो आप लिस्ट देख रहे हो, दिस इज अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब ये जो एलुवियल सॉइल है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है, और ये जो बॉटम में माउंटेन सॉइल है ये सबसे कम फर्टाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। देखो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, एकदम केवल नाम पे ध्यान देना। द फर्स्ट इज दैट एलुवियल सॉइल, इसका हिंदी आप याद रखो, इसको हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। अब देखो आपने जो है हिंदी पढ़े होंगे, इफ हिंदी इज वन ऑफ योर सब्जेक्ट देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि जलोढ़ जो है जल में लुढ़कने से जो मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ ये हो गया जलोढ़ मिट्टी। तो फॉर्मेशन आपको ऐसे ही याद रह जाएंगे। ठीक है, मतलब नदियां ये आप देख रहे हो, ये नदियों का स्ट्रीम देखो ये आप, तो नदियां जब फ्लो करती है तो वो क्या करती है, अपने स्ट्रीम के थ्रू कट करती रहती है, और ये कटिंग से जो है सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, खादर एंड बांगर। ठीक है, अब खादर क्या हो गया, हर साल देखो बाढ़ आएगी, तो बाढ़ आने के बाद क्या होंगे कि नई मिट्टी लाएगी अपने साथ, तो नई मिट्टी जो होगी वो ज्यादा फर्टाइल होंगे, तो नई मिट्टी जो होगी खादर कहलाएगी, और पुरानी मिट्टी थोड़ी कम फर्टाइल होगी वो बांगर कहलाएगी। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहां से आते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, यहाँ भी मैं आपको वैसा ही वीडियो के लास्ट में जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज दूंगा। तो देखो एलुवियल सॉइल जो है ये फॉर्मेशन उसी एरिया में होगा जहां बड़ी नदियां रहेगी, तो ये आप रीजन देख सकते हो जहां पे एलुवियल सॉइल है। आपको याद करना है, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप 2 से 3 स्टेट याद करो, दैट विल बी वेरी एनफ। तो आप गंगा रिवर को अगर आप याद देख रहे हो तो गंगा रिवर का ये देखो स्ट्रीम है जहां पे गंगा रिवर फ्लो कर रही है। कहाँ पे है ये, उत्तराखंड से ओरिजिनेट हो रही है, उत्तर प्रदेश आ रही है, फिर बिहार आ रही है, झारखंड का एक एरिया टच करती है और फिर बंगाल चली जाती है। ठीक है, तो आप 2 स्टेट ही याद रखो, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों नेबरिंग स्टेट है, आसानी
आसानी से आपको याद भी रह जाएंगे। हम आए हैं यूपी बिहार लूटने, ठीक है ना। तो ये गाना सुने होंगे, यूपी बिहार ही आप याद रख लो। तो बात करें क्रॉप्स की, तो एल्यूवियल सॉइल में लगभग हर तरीके के क्रॉप्स हो जाते हैं, बट फिर भी शुगर केन, राइस, व्हीट ये सारे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉइल की हम बात करते हैं, दैट इज ब्लैक सॉइल। देखो अब एल्यूवियल सॉइल में कलर में एक चीज बताना भूल गया कि एल्यूवियल सॉइल का कलर कैसा होता है, लाइट टू एस ग्रे। अब बहुत सारे लोग, जो मैं कॉपी करेक्शन के लिए जाता हूं, तो बहुत सारे बच्चे लिखते क्या है, ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर। अब भैया नाम ही है ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक ही कलर होगा, ये ऑब्वियस है, ऐसा मत लिखना, इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि एल्यूवियल सॉइल का कलर लिख सकते हो। तो ब्लैक सॉइल का सबसे पहले नाम याद कर लो कि ब्लैक सॉइल को रेगड सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लावा सॉइल, क्योंकि ये लावा जो इग्नियस रॉक होते हैं उसके ब्रेक डाउन होने से बनते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉटन सॉइल, क्योंकि इस सॉइल में कॉटन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। तो ब्लैक सॉइल से 2-3 क्वेश्चंस जो कॉमन आते हैं, उसकी भी जो मैं लास्ट में वीडियो में दूंगा ही, अभी मैं बस अभी बता दे रहा हूं कि ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन आता है, व्हाई ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड सेल्फ प्लेइंग सॉइल। देखो ब्लैक सॉइल में होता क्या है ना कि ब्लैक सॉइल में हल्की सी अगर बारिश हो गई तो ये बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है, और ब्लैक सॉइल में जब थोड़ी सी गर्मी पड़ने लगी तो वो क्या होता है, वाइड क्रैक्स आर अवेलेबल ऑन देम। तो ये क्या होता है, इसलिए इसको सेल्फ प्लेइंग सॉइल भी कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यही आप लिख देना। ब्लैक सॉइल जो होते हैं दे आर वेरी सपोर्टेड। देखो नाम ही है कॉटन सॉइल, तो कॉटन के लिए अच्छा होता है, शुगर केन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। एरिया कहाँ पाया जाता है, ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कुछ पार्ट हो गए और गुजरात एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। देखो 2 सॉइल एक साथ है, रेड एंड येलो सॉइल। क्यों एक साथ है, क्योंकि जब सॉइल में क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट्स होते हैं, जिसके कारण ये सॉइल का कलर रेड हो जाता है। अब जब बारिश होने लगती है तो इस बारिश के कारण जो आयरन कंटेंट इसमें पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो नीचे आने लगते हैं, एंड दैट इज टर्निंग इट एज येलो सॉइल, ठीक है। येलोइश कलर हो जाता है। एक्चुअल में येलोइश सॉइल अलग से कोई सॉइल नहीं है, ये रेड सॉइल का ही पार्ट है। इस सॉइल, ये सॉइल कहाँ पाया जाएगा, ये सॉइल पाया जाएगा ऐसे एरिया में जहां बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। एकदम सिंपल से याद रख लेना, कहां पे, झारखंड, उड़ीसा। देखो नेबरिंग स्टेट ही आप याद रखोगे ना कोई भी चीज में तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे जो है रेड सॉइल पाए जाते हैं। ये सॉइल की अगर बात करें क्रॉप्स इसमें कौन से होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा सूट नहीं करता है क्रॉप्स को, बट फिर भी बाय द यूज ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइस या आप पेडी कर सकते हो या वीट की खेती ठीक ठाक हो जाती। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। अब देखो लेटराइट जो सॉइल है, इसमें लेटर जो वर्ड है उसका मतलब होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स जनरली स्ट्रक्चर कहते हैं, कैसे होते हैं ब्रिक्स के, हार्ड होते हैं। तो लेटराइट लेटिन वर्ड से आया है, लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक या हार्ड, ऐसा कर सकते हो। देखो इस सॉइल की किस्मत ही खराब है। ये सॉइल वैसे जगह में पाए जाते हैं जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। अब गर्मी पड़ने से क्या होगा कि गर्मी पड़ने से, जैसे मान लो ये कोई एरिया है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो जो सरफेस है, जो प्लेन एरियाज है वो ड्राई हो जाएगा, और जो एरिया ड्राई हो जाएगा फिर उसमें बारिश हो गई। तो जब ड्राई हो जाएंगे या बहुत ज्यादा सूखे हो पड़ेंगे या किसी भी रीजन में, तो क्या होगा, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उनकी डेथ हो जाती है। एज वेल एज जब बहुत ज्यादा बारिश भी होती है इस रीजन में, तो क्या होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में बचे हुए हैं ये वॉश आउट हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ये फर्टाइल नहीं होते हैं, बट फिर भी टी कॉफी के लिए ये सुटेबल है। अब पाए कहाँ जाएंगे, इंडिया के कुछ 2 ही स्टेट देखो याद रखने, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं, तो नेबरिंग स्टेट याद रखो, केरला और कर्नाटका, इन दोनों स्टेट में लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एरिड सॉइल और डेजर्ट सॉइल। देखो ये सबसे आसान है, तुरंत से तुमको याद हो जाएंगे। एरिड सॉइल नाम से पता चल रहा होगा, या डेजर्ट सॉइल। इंडिया के देखो एरिया की अगर बात कर ले तो तुरंत से पकड़ लोगे कि इंडिया के इस जगह पे पाए जाएंगे। अब इसका टेक्सचर कैसा होगा या नेचर कैसा होगा, तो नाम ही है एरिड या डेजर्ट, तो मतलब कह सकते हो सैंड प्लस ये सॉइल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होते नहीं है, बट बाय यूजिंग ऑफ केमिकल मैन्योर फर्टिलाइजर्स इसका इस्तेमाल किया जा सकता है थोड़ी बहुत खेती करने में। कुछ क्रॉप्स जैसे कि ये सारे देख सकते हो,
इस सॉइल में अच्छे से उगाते हैं। तो लास्ट सॉइल है माउंटेन सॉइल। अब देखो माउंटेन सॉइल इसको भी दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हो, बट आपके बुक में पढ़ना नहीं है, तो सीधे से इसको जान लो कि माउंटेन, देखो ये जो हिली एरिया है, जो लैंड का स्लोप की अगर हम बात करेंगे तो इस रीजन में क्या होगा कि यहाँ पे जो जब चूंकि जो रिवर होंगे वो जो सॉइल की कटिंग करेगी यहाँ बहुत तेज रफ्तार से करेगी, तो इन रीजन में क्या होगा, सॉइल फर्टाइल बचेगा नहीं। लेकिन यहीं पे जब नीचे की अगर हम रीजन की बात कर ले, तो जो फुट हिल्स ऑफ माउंटेन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉइल ज्यादा फर्टाइल होता है, और कह सकते हो कि लगभग जो हमने पहला सॉइल पढ़ा था एलिवल सॉइल, वहां पे देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन, ये लास्ट टॉपिक है। अब सॉइल इरोजन देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब से ज्योग्राफी पढ़ रहे होगा या बायो में भी आई थिंक आपने पढ़ा होगा सॉइल इरोजन कैसे होते हैं। तो बहुत सारे रीजन है, मैं इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, फिर दूसरे चैप्टर के लिए आपके टाइम कम बचेंगे। तो आप देख लो कि सॉइल इरोजन के ये सारे कारण है, इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं ये भी जल्दी से देख लो इसको। और सॉइल इरोजन के टाइप पढ़ लेना, दो टाइप होते हैं, एक गली इरोजन ये होता है और एक होता है बेड इरोजन, ठीक है ये। तो इसको सिंपल से ऐसा समझ लो कि तुम मान लो एक बकेट लेके जा रहे हो और मिट्टी में जो है या जो घर के आसपास की जमीन है वहां पे थोड़ी सी पानी तुमने गिरा दी है, पूरे बकेट ही गिरा दिया है, तो तुमने देखा होगा कि एक गली बना देते हैं, वो वही हो गया गली इरोजन, सीट इरोजन, जब पूरे के पूरे वॉश आउट हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज वाटर रिसोर्सेज। जैसे कि हम सबको पता है वाटर इज वेरी एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर आवर लाइफ। तो टोटल फ्रेश वाटर की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो है 2.5% वाटर ही जो है दैट इज अवेलेबल फॉर एज अ फ्रेश वाटर। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर वी आर वेरी फेमिलियर द रीजन फॉर वाटर स्कार्सिटी। तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि बचपन से आप पढ़ते जा रहे हो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ विद वाटर, व्हाई देयर इज सो मच वेस्ट। सो जस्ट in a short you can find out the reasons। इंडिया में भी जो है वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है और बाय 2025 देखो 2023 पे हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। डेटा कहती है कि हम भी जो है सबसे ज़्यादा जो वाटर की दिक्कत होगी दुनिया में उसमें हम शामिल हो जाएंगे। तो वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो उसमें से हम बात करते हैं। तो पहला जो हमारे दिमाग में आता है दैट बाय बिल्डिंग डैम। तो व्हाट इज डैम, सबसे पहले डेफिनेशन जानो। तो डैम्स आई थिंक यू आर वेरी फेमिलियर, आपने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर में से जो मैप क्वेश्चंस आते हैं, मैप के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। एक छोटे छोटे लिंक से आपको कनेक्ट करूंगा, एक ही वीडियो में क्लास 10 में आपको जितने ज्योग्राफी के मैप्स है और हिस्ट्री के जितने मैप्स है सब कवर हो जाएगा, तो वेट कर। तो हम बात करते हैं डैम्स के डेफिनेशन की। तो यू कैन फाइंड आउट द डेफिनेशन इज लाइक दैट। जवाहरलाल नेहरू ने डैम को मॉडर्न डे टेम्पल कहा था। तो व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ डैम्स? फर्स्ट, a dam can hold a large amount of water which will be used for irrigation. It also helps to control flood. Next advantage is that it is very essential to produce electricity. जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डैम, यू कैन सी देयर। एंड फिश ब्रीडिंग के लिए भी डैम इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो जब डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं सो एक लार्ज एरिया में वाटर होल्डिंग होती है जिसके कारण बहुत सारे गांव जो आसपास के आप ये देख सकते हो ये डूबने के खतरे रहते हैं। बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ जो है इंडेंजर हो जाते हैं क्योंकि ये जो रिवर आप देख रहे हो ना, फ्लो ऑफ रिवर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि मान लो इस एरिया से रिवर फ्लो कर रहा है तो बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जब वो हो जाएगी इस एरिया में जो रह रहे हैं तो यहाँ पे वो खाते हैं। तो जब डैम हमने इस बीच में कंस्ट्रक्शन कर दिया तो क्या होगा कि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं एक्वेटिक एनिमल जो इनको खाते वो नहीं खा पाएंगे तो धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाएगी। डैम के कंस्ट्रक्शन करने पे अर्थ के जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उस पर बहुत ज्यादा वेट होता है, सो देयर इज अ चांसेस टू हैव अर्थक्वेक ऑन दैट रीजन। तो बहुत सारे जगह ऐसे डैम बनाए गए जहां पे लोगों ने विरोध किया, उसमें से नर्मदा बचाओ मूवमेंट, टेहरी डैम, इसको आप याद कर लेना। यहाँ पे आप डेटा देख रहे हो, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में इसमें नहीं बात कर रहा हूँ। ये सारे जो प्रोटेस्ट चले इसलिए चले ताकि डैम का कंस्ट्रक्शन ना हो। अब वाटर को कंजर्व करने का एक और तरीका होता है दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका क्या क्या हो सकता है, यू कैन गो थ्रू दिस वन। बारिश के बाद बहुत सारे वाटर जो आते हैं वो क्या होते हैं,
वेस्ट हो जाते हैं, तो इस वाटर को कंजर्व करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ स्टेट ने इसको कंपलसरी कर रखा है, मतलब आप जो घर बनाओगे उसमें जो आप इस तरह का कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, ये आपको कंपलसरी करनी है। तो जिससे क्या होगा कि पानी जो है हर घर में कंजर्व हो सकता है, जिसको कि बाद में बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग अलग एरिया में वाटर कंजर्व करने के अलग अलग तरीके हैं। सो यू कैन गो थ्रू दिस वन, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। तो चलो, इस चैप्टर में इतना ही, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कंटेंट नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा हम डिटेल पे नहीं बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एग्रीकल्चर। एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम डे टू डे कनेक्ट होते हैं, है ना। मॉर्निंग में जो तुम ब्रेकफास्ट करते हो, दोपहर में खाना खाते हो और रात में जो डिनर करते हो, सब एग्रीकल्चर का ही है ना, कहीं ऊपर से तो गिरता नहीं है। हो सकता है कि आप या मैं जो है इस पर डायरेक्ट एंगेज ना हो, बट देयर आर सेवरल पीपल हु आर वर्किंग फॉर अस। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। तो सबसे पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। देखो, नाम अगर आप याद कर लोगे ना तो तुरंत से आपको जो है कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जनरली सोशल साइंस के बारे में लोग अफवाह फैला देते हैं कि दैट आपको रट्टा मारना है, लेकिन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। नाम समझो, कंसेप्ट समझो। तो क्या है नाम, देखो यहाँ पे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस को भूल जाओ, अब वर्ड को पकड़ो, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, इतना तो पकड़ना पड़ेगा ना कि प्रिमिटिव का होता है मतलब ओल्ड। तो प्रिमिटिव मेथड है, ये पुराना मेथड है। तुम सोच लो कि अगर तुम मान के चलो कि 1500 साल, मतलब अभी जो 2023 है, मान के चलो कि तुम 1500 साल में हो, ठीक है। तो 1500 में खेती कैसी होती होगी, या 1000 में हो या 500 में हो, तो खेती कैसी होती होगी। तो वही मेथड जो है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट वाइज देख लो कि यहाँ पे क्या होगा कि मैनुअल वर्कर होंगे, ये खेती खुद के लिए की जाती होगी, वहां पे कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होते होंगे, खुद के लिए की जाएगी। मैनुअल वर्कर होंगे, कोई केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज नहीं होगा। इसमें जो है टूल्स भी जो इस्तेमाल किए जाएंगे, घरेलू टूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे, कोई भारी भरकम जैसे भी ये सारे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सेल्फ प्रोडक्शन के लिए होगा। समझ आए। अब प्रिमिटिव का एक फीचर्स है दैट इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न क्या होता है, ये देखो, एक एरिया को सिलेक्ट किया यहाँ पे, उस एरिया में क्या किया गया, आग लगा दी गई। अब आग लगाने के बाद क्या हो गया, वॉट एवर द एसेस जो बर्न होंगे, मतलब प्लांट्स, उनके जो एसेस ग्राउंड पे आएंगे, दैट विल वर्क एज अ फर्टिलाइजर्स। तो ये जो है, जो नए क्रॉप्स लगाए जाएंगे उनके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि आफ्टर सेवरल ईयर्स, मतलब 2 साल 3 साल लगातार खेती करने के बाद फर्टिलिटी डाउन होती है, तो यहाँ पे लोग जो है दूसरे जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो इसलिए जो है इसको झूम फार्मिंग भी कहा गया है। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को अलग अलग जगह अलग नाम से जाना जाता है। ये आप देखो इतनी याद आपको नहीं रहेंगे, 2-3 नाम याद रख लेना, जैसे झूम फार्मिंग, मिल्पा, ये जनरली दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। देखो, अब इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, फिर से देखो वैसा ही आपको याद करनी है। इंटेंसिव का मतलब हो गया, मतलब कह सकते हो जोर शोर से बड़े पैमाने पे खेती करना। इस खेती की एक फीचर्स है कि ये वैसे एरिया में की जाती है जहां पे एरिया कम होता है और पॉपुलेशन ज्यादा होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है क्या किया जा सकता है, जब तुम्हारे खुद से सोचो कि पॉपुलेशन ज्यादा है और एरिया भी कम है, तो क्या करोगे, बहुत ज्यादा टेक्निक तो यही नहीं इस्तेमाल कर सकोगे, क्योंकि ट्रैक्टर, थ्रेसर्स, इस सब का इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि हमको जो बड़े एरिया में प्रोडक्शन करने हैं। तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग। समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की। कमर्शियल नाम में ही हो गया, कमर्शियल जब जुड़ गया दैट मीन्स ये जो है बिजनेस ओरिएंटेड फार्मिंग है। तो जितने कुछ भी होंगे सब बड़े स्केल में होंगे, जैसे कि लार्ज एरिया में खेती होगी, लार्ज एरिया में केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज होगा, वर्कर्स को हायर किया जाएगा, ठीक है। और ये सेल्फ प्रोडक्शन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं होता है, इसकी जो खेती होती है ये मार्केट कंजम्पशन के लिए होती है। अब इसके ही एक फीचर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन। अब एक मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी आते हैं। प्लांटेशन क्या होता है, व्हेन अ सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया इट इज कॉल्ड प्लांटेशन। मतलब जब एक ही तरीके की क्रॉप बहुत बड़े एरिया में लगाए जाते हैं तो इसको प्लांटेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये देख लो। अब बात हम करते हैं क्रॉपिंग सीजन की, मतलब जो फसल लगाए जाते हैं वो एक सीजन में ही लगाए जाते होंगे, ऐसा नहीं है
कि फसल सालों भर लगाए जाते हैं, उनके भी एक सीजन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में जो है 3 तरीके के सीजन होते हैं। वन इज कॉल्ड खरीफ, अनदर इज कॉल्ड रबी एंड थर्ड इज कॉल्ड जेड क्रॉप्स। क्रॉप्स का जो है सोइंग सीजन एंड हार्वेस्टिंग सीजन, ये दोनों जो है इसको पकड़ लो। तो खरीफ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो जून जुलाई में सो किए जाते हैं, मतलब इनको लगाया जाता है जून से जुलाई के बीच में, और सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, राइस, कॉटन, जूट, ये सब आते हैं। नेक्स्ट हो गए रबी क्रॉप्स। तो देखो एक क्रॉप खत्म हो रहा है तो दूसरे का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो रबी हमारा जो पिछला जो था खरीफ क्रॉप कब खत्म हो रहे थे, अक्टूबर में, तो जो यहाँ पे लगाने का सीजन हो जाएगा ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर हार्वेस्ट कब होगा, अप्रैल टू जून में। इसके एग्जाम्पल की बात करो तो वीट, बार्ली, तो इसको अगर हो सकते हैं एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो जाए तो सिंपल से याद कर लेना कि रबी क्रॉप्स वैसे क्रॉप्स हैं जिसमें दाल के टाइप्स हैं, तेल के टाइप्स हैं, या तुम्हारे रोटी जो है ये रबी क्रॉप्स है, जबकि चावल, मेज, ये सारे जो है खरीफ क्रॉप है। अब नेक्स्ट है जेड क्रॉप्स। तो ये रबी और देखो ये रबी और खरीफ के बीच का जो सीजन हो गया दैट विल बी कॉल्ड एज जेड क्रॉप सीजन। तो जेड क्रॉप क्या होंगे, वैसे देखो इनको भी सिंपल से याद कर सकते हो, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। तो इसको कैसे याद करोगे, ऐसे क्रॉप्स या ऐसे फ्रूट्स जिसमें वाटर के कंटेंट ज्यादा होते हैं, जैसे कि कुकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के मेजर क्रॉप्स की। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्टेपल क्रॉप। स्टेपल क्रॉप जो हम लोग सबसे ज्यादा खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे राइस एंड व्हीट, दीज आर कॉल्ड स्टेपल क्रॉप। ये एरिया टू एरिया डिफर भी हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड में ज्यादातर कर सकते हो कंट्री में या तो राइस या तो व्हीट का ही इस्तेमाल होता है। तो हमारे लिए भी राइस और व्हीट ही स्टेपल क्रॉप्स है। तो किसी भी क्रॉप के लिए हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले क्रॉप के नेचर की, मतलब रबी है या खरीफ है, फिर हम बात करेंगे उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन का, रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों, उसके बाद हम बात करेंगे किस एरिया में ये सबसे ज्यादा मिलता है। तो राइस की बात करते हैं। राइस इज वन ऑफ द स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया। ये एक खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है। इसके क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर बात करें तो टेम्परेचर जो है मोर देन 25 डिग्री चाहिए होंगे और रेनफॉल जो है 150 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए होते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की अगर बात करोगे इंडिया में तो वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे राइस की खेती बहुत होती है। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर याद कैसे होगा, आपके मन में आता होगा कि अलग अलग क्रॉप है, सबके लिए टेम्परेचर अलग है, रेनफॉल अलग है, कैसे याद होगा। देखो ठंड के टाइम होते हैं आपको प्यास कम लगती है, गर्मी के दिनों में प्यास ज्यादा लगती है। तो हर क्रॉप्स को आप टेम्परेचर बस याद कर लो या हर क्रॉप्स के रेनफॉल याद कर लो, अकॉर्डिंगली टेम्परेचर आप सेट करोगे। बट मैं आपको असिस्ट करूंगा कि गो फॉर टेम्परेचर। कैसे, अब देखो राइस का जो टेम्परेचर है 25 से ज्यादा है, तो किसी भी क्रॉप का जब टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी होगी तो प्यास ज्यादा लगेगी, तो राइस को रेनफॉल ज्यादा चाहिए। अभी जब हम व्हीट के बारे में बात करेंगे तो व्हीट में देखेंगे कि उसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए, तो टेम्परेचर कम चाहिए तो प्यास भी कम लगेगी ना भैया, तो उसको जो है रेनफॉल कम चाहिए। ठीक है, तो चलो बात कर ही लेते हैं। अगला जो क्रॉप्स है व्हीट का। व्हीट कौन सा टाइप है बताओ, रबी खरीफ पढ़ा दिया हो ना। व्हीट रबी क्रॉप्स का एग्जांपल है। ठीक है, ये भी स्टेपल क्रॉप्स में आता है। टेम्परेचर कंडीशन की अगर बात करें तो 15 डिग्री से कम इसको टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल की अगर बात करें तो लेस देन 75 सेंटीमीटर। समझ आया। एरिया की अगर बात करो तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती बहुत होती है। बेस्ड ग्रोन इन सॉइल, राइस एल्यूवियल में और व्हीट भी एल्यूवियल में। अब हम बात कर रहे हैं मिलेट्स का। मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन, मतलब सीधे से समझो मोटे अनाज, खाने में बहुत टेस्टी नहीं लगेंगे बट दे प्रोवाइड वेरी हाई न्यूट्रिशन फॉर आवर बॉडी। तो हम पहला बात करते हैं, यहाँ पे नाम जान लो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सारे आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसकी बुक में टेम्परेचर नहीं दी गई है, एग्जाम में नहीं आएंगे। जो चीज बुक में आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दी गई है वो नहीं आएंगे, ज्यादा दिमाग मत लगाना। अब देखो नेक्स्ट जो क्रॉप है मेज। मेज जो है एक फूड भी है एज वेल एज फोडर भी है। फूड और फोडर में डिफरेंस क्या होता है, फूड जो हम खाते हैं, फोडर मतलब जानवरों को खिलाते हैं। अब इसके कैरेक्टर की बात करें तो ये खरीफ क्रॉप है, बट अब जो है बहुत सारे एरिया में एज अ रबी क्रॉप्स भी इसको उगाए जा रहे हैं। टेम्परेचर कंडीशन की बात करें तो 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए होते हैं।
मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट की अगर बात करें तो कर्नाटका, यूपी, बिहार में मेज की खेती सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है पल्सेस। देखो इंडिया जो है पल्सेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है आज वेल एज सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। तो पल्सेस हमारे घर में एक इम्पॉर्टेंट फूड के रूप में लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या इंडिया की किसी भी स्टेट की बात करूं तो पल्सेस हमारे खाने में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है हर दिन। देखो पल्सेस में आपको क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल ये सारे जानने की जरूरत नहीं है, बुक में नहीं दिया गया है। आप बस जान लो कि व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस। इनके एरिया की अगर बात कर ले तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान में पल्सेस की अच्छी खेती होती है। अब नेक्स्ट क्रॉप की हम बात कर रहे हैं, दैट इज शुगर केन। देखो शुगर केन जो है इसको तैयार होने में लगभग 1 साल लग जाते हैं। बेस्ट सॉइल की अगर बात करोगे तो ये जो है एल्यूवियल एंड ब्लैक दोनों में अच्छे उग जाते हैं। टेम्परेचर कंडीशन जो है 21 से 27 के बीच में इसको चाहिए। रेनफॉल की अगर बात करें तो 75 टू 100 सेंटीमीटर चाहिए। एज वेल एज देयर शुड नॉट बी वाटर लॉगिंग। मतलब क्या होता है कि आप जो शुगर केन का ये प्लांट देख रहे हो ना, अगर इसमें सपोज पानी जमा रहेंगे तो ये रूट्स खराब हो जाएंगे, तो पानी सालों भर जमा नहीं होना चाहिए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका ये आते हैं। इंडिया इज सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑयल सीड्स। यहाँ भी जो आपको कोई टेम्परेचर कंडीशन जानने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ सकते हैं विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑयल सीड्स, इसलिए बस नाम जान लो, दैट विल बी वेरी एनफ। नेक्स्ट क्रॉप है टी। बहुत लोगों को नाम सुन के ही मुंह में पानी आ रहे होंगे। टी के प्रोडक्शन की अगर बात करें तो वैसे एरिया में होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है एज वेल एज रेनफॉल होता है। सबसे ज्यादा रेनफॉल की अगर बात करें तो टी को चाहिए होता है 150 टू 300 सेंटीमीटर। क्लाइमेटिक कंडीशन में टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर मोर देन 25 लिखा, हालांकि बुक में टेम्परेचर नहीं लिखा है। एरिया की अगर बात करें तो असम, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग, तमिलनाडु, यहाँ पे टी हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्रॉप है कॉफी। इंडियन कॉफी जो है वर्ल्ड में अपने क्वालिटी के लिए जानी जाती है। इंडिया में कॉफी की प्रोडक्शन की बात करें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में काफी होते हैं। तो ये सारे थे कहीं ना कहीं फूड क्रॉप एज वेल एज चाय और कॉफी की बात करें, दीज आर बेवरेज। अब हम बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स की। नॉन फूड क्रॉप्स में पहला क्रॉप्स आपको पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड रबर। अब रबर के लिए टेम्परेचर कंडीशन की बात करें तो टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सी। रेनफॉल की अगर बात करें मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। स्टेट की अगर बात करें तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में रबर की खेती खूब होती है। नेक्स्ट जो है कॉटन। कॉटन जो है एक समय में इंडिया की कॉटन जो थी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस थी और ऐसा माना जाता है कि कॉटन की शुरुआत इंडिया से हुई। सॉइल की बात करें तो कॉटन सबसे ज्यादा जो है ब्लैक सॉइल में उगते हैं। एग्रीकल्चर चैप्टर याद होगा, आपने पढ़ा है, तो सबसे ज्यादा बेस्ट जो है ब्लैक सॉइल के लिए होते हैं। ब्लैक सॉइल का नाम भी है कॉटन सॉइल। टेम्परेचर कंडीशन की बात करें तो हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल एज वेल एज 210 डेज ऑफ मॉइस्ट फ्री वेदर चाहिए इनको। तो एरिया की अगर बात करें तो एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र में कॉटन की खेती खूब होती है। नेक्स्ट क्रॉप की बात करें दैट इज जूट। जूट जो है इट इज अ वेल रिप्लेसमेंट ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक जब भी बैन होने की बात होती है जूट ही सबसे ज्यादा डिमांड में बढ़ती है। अब जूट का इस्तेमाल क्या क्या चीज होता है, देखो प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट इसको क्यों कहा जाता है, और इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर, क्योंकि जूट के जो कलर होते हैं गोल्डन फाइबर के जैसे ही होते हैं। और इसका इस्तेमाल जनरली जो हम पॉली बैग का करते हैं तो एज अ सब्स्टिट्यूट किया जाता है। जूट वैसे एरिया में होता है जहां पे पानी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होते हैं। तो इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर बात करें तो दीज आर द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट प्लांट। तो मेजर क्रॉप्स जितने हमको पढ़ने थे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बाय इंडियन गवर्नमेंट। कि देखो एग्रीकल्चर जो है हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हमें क्या है, हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है,
एज वेल एज डिमांड बढ़ रही है। तो हमें एग्रीकल्चर ज़्यादा करने की ज़रूरत है, इसको गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया और 1960 से 70 तक में जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए, जिससे हमारे कंट्री में प्रोडक्शन बढ़े। इससे क्या हुए कि हमारी कंट्री में कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म है, उसको देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि ये गवर्नमेंट की क्या स्टेप थी। तो फार्मर को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोन की। आप लोगों ने मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जनरली फार्मर्स जो है सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन पे डिपेंड होते हैं। तो सरकार ने ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए केसीसी जैसी स्कीम लाई। अब केसीसी क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इसके फीचर्स की बात करें तो ये देख लो आप, इसकी ये फीचर्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है आपको, आप सिर्फ जान लो कि व्हाट इज केसीसी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ केसीसी, दैट विल एनफ फॉर यू। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म लाया गया एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? जैसे मान लो कि मैंने एक जो है फसल उगाया, कोई भी फसल, या तो राइस हो गया या व्हीट हो गया या कोई और फसल। अब सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा कि मान लो हमारे जैसे बहुत सारे फार्मर हैं, तो सब ने उगाए, तो हो सकते हैं मार्केट में इतने ज्यादा प्रोडक्शन हुई कि उसके प्राइस जो है फॉल हो गए। तो जब प्राइस फॉल हो गए तो क्या होंगे, मुझे जो है हो सकता है कि मैंने ज्यादा प्राइस पे परचेज किया था और अब मार्केट में उसकी प्राइस जो है डाउन हो गई, तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो बहुत बार आपने न्यूज में देखा होगा कि फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे कि कितने भी जो है फसल के दाम गिर जाए या बहुत ज्यादा हो जाए तो अलग अच्छी चीज है, बट अगर फसल के दाम बहुत कम हो जाए तो हम आपको एक मिनिमम अमाउंट देंगे ही। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। तो चलो, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मिनरल्स। तो मिनरल्स की अगर बात करें, देखो मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। द पेन दैट वी आर यूजिंग एंड द एरोप्लेन। सो छोटी सी चीजों से लेकर बड़ी चीज की बात कर ले तो जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं दैट आर मेड ऑफ मिनरल्स। अब बात करें मिनरल्स की अकरेंस की, मिनरल्स मिलते कहाँ हैं? मिनरल्स आर जनरली नेचुरली फाउंड। दैट मीन्स हमारा बहुत ज्यादा इसमें रोल नहीं होता है, हम मिनरल्स के ओर को निकालते हैं एंड वी आर एक्सट्रैक्टिंग इट एंड वी आर यूटिलाइजिंग इनटू द डिफरेंट वे। तो मिनरल्स मिलते कहाँ हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, कौन कौन से रॉक होते हैं? इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। तो मिनरल्स जो है इन्हीं तीनों में से अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ मिनरल्स की। क्या जिस तरह से चैप्टर 1 में आपने रिसोर्सेज के डिवीजन देखे थे, यहाँ पे भी हम बात करते हैं मिनरल्स के डिवीजन की। यहाँ पे आप देख सकते हो मिनरल्स का डिवीजन जो है 3 तरीके से किया गया है: मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज कह सकते हो या एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स के फर्दर डिवीजन है, लेकिन अभी जो है पहले आप समझो कि मेटेलिक होते क्या है। तो मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल दैट आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। अब मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें पास करने की जरूरत है तो ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर आई थिंक आपको पता होगा साइंस में से। और नॉन मेटेलिक क्या होते हैं? दे आर बैड कंडक्टर और यू कैन से दैट नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। और एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये हो गए एनर्जी रिसोर्सेज या एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटेलिक मिनरल्स का फर्दर डिवीजन। तो मेटेलिक मिनरल्स को फर्दर डिवाइड किया गया फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ferrous minerals, and those minerals that doesn't have the iron characteristics, that is called non-ferrous minerals. इसका थर्ड डिवीजन है valuable minerals और precious minerals। तो इन तीनों के आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम में जब भी डिफिनेशन लिखोगे एग्जाम्पल जरूर लिखना। नॉन मेटेलिक मिनरल्स का डिवीजन नहीं है, एग्जाम्पल बस याद करो, दैट विल बी एनफ। और एज वेल एज एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो ये देखो, ये एक जो चार्ट है इसमें मिनरल्स, इसके प्रॉपर्टीज, इसका इंपॉर्टेंस और ये कहाँ पाए जाते हैं इसकी पूरी डिटेल्स है। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है, 1 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में आने ही आने हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के। तो एनर्जी रिसोर्सेज के फर्दर 2 डिवीजन किए गए हैं।
एक हो गया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल जो है मतलब कि एक सर्टेन टाइम तक यूज करेंगे ये खत्म हो जाएंगे, और नॉन कन्वेंशनल 1 मार्क के क्वेश्चन देखो इन दोनों में आ सकते हैं। और नॉन कन्वेंशनल का मतलब हो गया कि हमने कितना भी यूज किया ये खत्म नहीं होंगे। ठीक है, रिसोर्सेज में आपने ऐसा ही कुछ पढ़ा था, ध्यान है। चलो, तो यहां पे जो है तो कन्वेंशनल की पहली बात करें तो एग्जांपल है कोल। देखो, तो कोल के 4 टाइप होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। तो जिस कोल में जो चारों में जितना ज्यादा कार्बन के परसेंटेज होंगे वो कोल उतना ही ज्यादा बेहतर होगा, और इसको सिमिलरली आप कह सकते हो कि जितना कम होगा उतना ही कोयले की क्वालिटी खराब होगी। तो ये चारों के नाम आप ध्यान रखना। कोल कहाँ पाया जाता है, तो कोल इंडिया में सबसे ज्यादा झारखंड, बंगाल, उड़ीसा की कुछ रीजन और छत्तीसगढ़ के रीजन में पाया जाता है। में आप ये देख सकते हो जहां पे कोयले पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। तो कोल की तरह पेट्रोलियम भी जो है एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। हमारे कंट्री में पेट्रोलियम बहुत हद तक नहीं मिलता है, यू आर वेरी फेमिलियर, हमें दूसरे कंट्री से परचेज करने पड़ते हैं ज्यादातर, बट ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। पेट्रोलियम का सबसे पहले यूज जान लो। पेट्रोलियम आपके व्हीकल में यूज होता ही है, एज वेल एज अ लुब्रिकेंट्स भी व्हीकल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और पेट्रोलियम से के जो बहुत सारे प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल के रूप में भी दूसरे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। पेट्रोलियम की एरिया की बात करें तो यू कैन सी दैट दीज आर द डिफरेंट रीजन फॉर आवर कंट्री जहां पे पेट्रोलियम मिलते हैं। नेक्स्ट जो है नेचुरल गैस। अब गैस के भी आपको इंपॉर्टेंस पता है कि क्या किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। नेचुरल गैस जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि इनको बर्न करने पे बहुत कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होते हैं। इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं। इन इंडिया में डिवीजन की बात करें तो ये मैप आप देख सकते हो, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर आइडिया। अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल में पहला चीज जो आपके दिमाग में आती है दैट इज सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में सबसे अच्छी चीज क्या है कि हम अनलिमिटेड इसका इस्तेमाल करें, दे आर नॉट गोइंग टू बी एग्जॉस्ट। अब सोलर एनर्जी कहां पे ज्यादा हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। देखो, ऐसे एरिया हम अपने कंट्री की अगर बात करें तो कौन से एरिया ज्यादा गर्म है तो वहां पे सोलर एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है विंड पावर। इंडिया में जो है विंड एनर्जी क्रिएट करने की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। कुछ स्टेट जैसे तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि विंड एनर्जी को सेटअप किया जा सकता है या वहां पे यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है बायोगैस। बायोगैस जो फार्म वेस्ट, सब या एनिमल वेस्ट है उनके वेस्ट का इस्तेमाल जो है हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जा सकता है। आपने नाम सुना होगा गोबर गैस का, इसके बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, खास करके रूरल एरियाज में ज्यादा होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़े हो आप, किस सेक्टर में आता है, ध्यान रखना है क्योंकि इससे 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं ध्यान है बता दे रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है कि रॉ मटेरियल के जो गुड्स होते हैं उसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। मान लो कैसे कि ये शुगर केन है, शुगर केन से शुगर में जो कन्वर्ट हुआ दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग किस सेक्टर में आता है, ये सेकेंडरी में आता है। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, इसको डिटेल में नहीं बात करते हैं, सिंपल से पॉइंट में इसको समझ लो। तो दीज आर द की पॉइंट्स, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो आपका बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे चीजें समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो बस शॉर्ट में मैं समझा दे रहा हूँ कि देखो किसी भी कंट्री का जो बेस होता है वो मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। अब बोलोगे कैसे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप होंगे। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे लोग जो हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब वो दिखते हैं कि दे आर एम्प्लॉयड बट दे आर नॉट एम्प्लॉयड। तो वहां पे बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों को हटाने के लिए जो है सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, और जितना सेकेंडरी डेवलप करेगा उतना प्राइमरी भी डेवलप करेगा। तो इसलिए सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी कंट्री में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं।
तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंस की बात में। अब हम बात करते हैं हाउ दिस इंडस्ट्रीज इज डिवाइडेड। तो इंडस्ट्रीज का डिवीजन हम फर्स्ट में बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल के लिए किसी पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। अब ऐसी इंडस्ट्री कौन से आपके दिमाग में आती है? देख लो, डेयरी एग्रीकल्चर का पार्ट है, ठीक है, शुगर हो गया, बिस्किट हो गए। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। दूसरी जो बात करें दैट इज कॉल्ड मिनरल बेस्ड एनर्जी। अब मिनरल बेस्ड एनर्जी क्या होता है? ऐसे इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल के लिए मिनरल पे डिपेंड करते हैं। अब घर में आप जो पंखा यूज करते हो कहां से आता है? कोई ना कोई मिनरल्स उनको प्रोवाइड किया जाता है। या आप टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करते हो, आपने ऐड देखा होगा, कौन सी? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? याद है ना? तो इसमें भी मिनरल्स के इस्तेमाल होते हैं। तो दीज आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब देख सकते हो ये दूसरा जो डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल। तो पहला अगर इसमें हम बात करें दैट इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज और की इंडस्ट्रीज। मतलब क्या हो गया? ऐसी इंडस्ट्रीज जो दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए की प्रोवाइड करता है। की का काम क्या होता है? लॉक को खोलना। मतलब दूसरे इंडस्ट्रीज की वो की है कि अगर वो नहीं रहेगी तो दूसरी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगी। कौन से? जैसे आयरन एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है। अब आयरन नहीं रहेगा, आयरन की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो नहीं रहेंगे तो आप जो घर में इस गुड्स इस्तेमाल कर, हालांकि कंपनी और कोई बना रही होगी बट रॉ मटेरियल कोई तो बना रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या करता है, ये दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए कोई और इंडस्ट्रीज है जो रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो कंपनियां क्या कर रही है, उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रही है। समझ में आया? और दूसरा जो पार्ट है कंज्यूमर गुड्स। मतलब यहां पे बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो डायरेक्ट कंज्यूमर गुड्स ही बनाती है। मतलब समझ में आया कि जो गुड्स जो है कहीं और मार्केट में नहीं आते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच जाते हैं। मतलब जैसे आपने बेसिक इंडस्ट्रीज में क्या देखा कि ये गुड्स बना रहे हैं, किसी और इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, फिर वो इंडस्ट्रीज फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहां पे क्या कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट तो बना रहे हैं लेकिन डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए बना दे रहे हैं। एग्जाम्पल देख लो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब जो कंपनी का जो है कितना टोटल पूंजी है उसके आधार पे। देखो है ये बहुत ज्यादा बट आपको पढ़ने नहीं है, तो आप सीधे से दो चीजें पढ़ लो, एक स्मॉल स्केल कंपनी, एक लार्ज स्केल कंपनी। स्मॉल स्केल कंपनी क्या हुई? ऐसी कंपनियां जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है अप टू 1 करोड़ रुपीज है, दे विल बी कॉल्ड स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट कंपनी। एंड दोस्त कंपनी जिसकी टोटल पूंजी जो है, टोटल कैपिटल यू कैन से दैट मोर देन 1 करोड़ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑन द बिहाफ ऑफ ओनरशिप। तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। देखो हमारी खुद की प्रॉपर्टी होती है, कुछ गवर्नमेंट की होती है, कुछ जो होते हैं हम लोगों के मिलके होती है, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनका काम ही वेलफेयर करना है। तो बस 4 आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर, हमारा खुद का, जो हम लोग खुद का बिजनेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या हो गया? गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती है वो बिजनेस करती है, जैसे BSNL है, ठीक है, रेलवे है। नेक्स्ट है ज्वाइंट सेक्टर। ये हो सकता है कि 2 कंपनियां मिलके जो है बिजनेस कर रही है, या गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर बिजनेस कर रही है। और एक और इसके टाइप है दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर। देखो इनमें चारों में आपको यहां मैंने एग्जांपल दिया है, आप एग्जांपल जरूर ध्यान रखोगे, क्योंकि एग्जांपल अगर नहीं लिखोगे तो हो सकते हैं आपको मार्क्स थोड़े से कम मिले। तो ध्यान रखना, जहां भी लिख रहे हो सबके एग्जाम्पल मैं साथ साथ में देते जा रहा हूं, ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो जहां पे भी आपको मिलेंगे एग्जाम्पल जरूर लिखना है इसमें से। अभी तक जो आपने पढ़ा, ये डिवीजन पढ़ा, अब हम बात करते हैं एक एक करके। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो जितने भी इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें से 14% प्रोडक्शन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कर रही है। जान के आश्चर्य होगा, GDP में टोटल 4% का कंट्रीब्यूशन है इनका। तो ये कैसे होता है? देखो बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू कपड़े हमारे तैयार होते हैं। अब कैसे सोचो, बोलोगे कैसे? जो फार्मर है कॉटन फैब्रिक का प्रोडक्शन कर रहा है, वहां से जो है कितने, ये आप देख सकते हो कितने स्टेप में कपड़े हमारे बनके तैयार होते हैं। तो ये मल्टीपल प्रोसेस हैं जिसमें बहुत सारे लोग इंगेज होते हैं, इसलिए जो है इसमें बहुत ज्यादा एक तो GDP है एज वेल एज इनका कंट्रीब्यूशन है। अब हम बात करते हैं कॉटन इंडस्ट्रीज की। तो कॉटन इंडस्ट्रीज में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 80% जो कॉटन फैक्ट्री है वो प्राइवेट इंडिविजुअल का है। मतलब कि ये किसी एक आदमी का या ग्रुप ऑफ पीपल का है, जबकि 20% जो है गवर्नमेंट की कंपनी चलाती है। इंडिया हमेशा से कॉटन के लिए फेमस रहा है, इसलिए आप देख सकते हो कि चाहे वो ब्रिटिशर्स हैं या बहुत सारे लोग जो इंडिया में इन्वेट कर रहे थे, क्योंकि इंडिया की कॉटन जो है बहुत फेमस हुआ करती थी।
तो कह सकते हो कि इंडिया के कॉटन ने जो है लोगों को अट्रैक्ट किया। तो अभी भी जो इंडिया के कॉटन है दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड। हमारी कंट्री में ज्यादातर कॉटन इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र और गुजरात में है। इसका रीजन बता सकते हो? क्योंकि वहां के क्लाइमेट कंडीशन जो है ब्लैक सॉइल को सूट करते हैं, और अगर ब्लैक सॉइल को सूट कर रहे हैं तो कॉटन भी वही होगा, और जहां कॉटन होगा वहां पे इंडस्ट्रीज होगी। तो दैट इज वेरी ऑब्वियस। अब कपड़े कैसे बनाते हैं? तो पहले जो है हैंडलूम होते थे, मतलब हाथ से जो है प्रोडक्ट बनाए जाते थे। अब जो प्रोडक्ट है वो ज्यादातर जो है पावरलूम आ गए हैं, मतलब कि मशीन से बनाए जाते हैं। इंडिया जो है कॉटन का सेल जो है यूके, यूएसए, फ्रांस, सिंगापुर और बहुत सारी कंट्री में करता है। इवन जापान में भी हम जो है थ्रेड सेल करते हैं। अब देखो जितने भी इंडस्ट्रीज है उसके ड्रॉबैक याद रखने हैं आपको। ये बहुत कॉमन सा चीज है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगानी पड़ेगी आपको। और कुछ इंडस्ट्रीज के जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन होंगे। तो कॉटन इंडस्ट्रीज के क्या क्या प्रॉब्लम है? अब देखो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, दैट इज वेरी ऑब्वियस, आप सबको पता है। और गर्मियों के दिन आने हैं तो और ज्यादा होगी। ज्यादातर कॉटन मिल जो कैसे चल रहे हैं? पावर लूम से चल रहे हैं। तो सबसे पहला चीज हो जाएगा यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द पावर लूम आर सफरिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम की बात करें, मैं डिस्कस ज्यादा नहीं करूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। तो ये आप पॉइंट्स को देख लो, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज जूट। अब जूट क्या होते हैं? जूट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर। तो रॉ प्रोडक्ट की बात करें, मतलब रॉ जूट की बात करें, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वेयर एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिनिश जूट प्रोडक्ट वी आर सेकंड आफ्टर बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से हम पीछे क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि इसके लिए ज्यादातर जो एरिया चाहिए वो वाटर बॉडीज वाला चाहिए, इसीलिए जो है हम बांग्लादेश से पीछे हो जा रहे हैं। अब इंडिया में ज्यादातर जो जूट मिल्स हैं वो वेस्ट बंगाल में है। अब मान लो इससे क्वेश्चन अगर आ गया कि व्हाई मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, तो सीधी सी चीज है कि वेस्ट बंगाल में देखो एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन है, दूसरा वहां सस्ते लेबर मिल जाते हैं, और नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन बेहतर है। इन सारे कारण से वेस्ट बंगाल में जूट की प्रोडक्शन अच्छी होती है। अब प्रॉब्लम की बात करें, देखो यहाँ भी प्रॉब्लम है। जितनी भी इंडस्ट्रीज है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से सफर कर रही होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि देखो सिंथेटिक फाइबर हैं जो जूट के सबसे बड़े कंपटीटर माने जाते हैं, सस्ते होते हैं, जूट महंगी है, और हमारे नेबरिंग कंट्रीज है वहां भी अच्छी प्रोडक्शन हो जाती है। जूट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल जूट पॉलिसी बनाई है। इंडिया ज्यादातर जूट के सप्लाई जो है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई में करता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज है शुगर। इंडिया जो है शुगर का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और गुड़ और खड़सारी में फर्स्ट पोजीशन पे आता है। शुगर मिल वहीं पे ज्यादातर हैं जहां पे शुगर केन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? शुगर केन की वेट बहुत ज्यादा होती है, पहला, इसको ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत ज्यादा पैसे की खर्च हो सकती है, तो फिर क्या होगा, शुगर महंगे हो जाएंगे। और दूसरी चीज है कि शुगर केन को जब लंबे दूरी तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो व्हाट एवर द शुगर कंटेंट दैट कैन इट होल्ड, उसमें क्वांटिटी में जो है गिरावट आ जाएगी। इंडिया में ज्यादातर शुगर मिल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका में है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है इस इंडस्ट्रीज की? जो शुगर केन से शुगर बनाने के मेथड है वो बहुत पुराने से चले आ रहे हैं, वो अभी तक चले आ रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत के कारण, ट्रांसपोर्टेशन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि है ही नहीं, बट डिले इन ट्रांसपोर्टेशन ये इंडस्ट्रीज का वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है। ये तो हमारे जितने आपने पढ़े, दीज ऑल आर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब हम बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की। तो फर्स्ट है हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इंडिया आयरन के प्रोडक्शन में 4th नंबर पे आता है एंड स्पोन्ज आयरन के प्रोडक्शन में फर्स्ट पे आता है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि आयरन इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि ये दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। आयरन इंडस्ट्रीज ऑल्सो पार्ट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, क्योंकि इससे ज्यादा हैवी कोई मिनरल तो है ही नहीं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं डे टू डे में, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। अब आयरन इंडस्ट्रीज कहां पे है? ये इंडिया का मैप देख लो, यहाँ पे आयरन इंडस्ट्रीज मेजर है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेजर रीजन जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही है। अब इसके रीजन क्या है? तो देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है एज वेल एज चीप लेबर भी अवेलेबल है, तो दीज आर द टू मेन रीजन। अब देखो इंडिया के साथ एक दिक्कत है कि आयरन इंडस्ट्रीज में हम 4th नंबर पे हैं, फिर भी जो है हम बहुत ज्यादा पोटेंशियल का अपना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब बोलोगे कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ पे दिक्कत ये चल रही है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, दूसरा आयरन को बर्न करने के लिए जो कोल चाहिए दैट आर वेरी लिमिटेड एंड कंसंट्रेटेड टू ओनली फ्यू एरियाज। तो दीज आर द मेन रीजन। हालांकि जो है कह सकते हो कि फॉरेन कंपनियां भी आ रही है, बाहर से ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आ गया, तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो समहाउ वी आर, यू कैन से दैट, हैंडलिंग इट इन अ बेटर वे। हाउएवर वी आर नॉट वेरी बेस्ट विद आवर पोटेंशियल।
नेक्स्ट है एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज। एल्युमिनियम का यूज क्या क्या होता है, पहले ये बताओ। एल्युमिनियम के यूज आपने यूटेंसिल्स में देखा होगा, एज वेल एज एल्युमिनियम का यूज एरोप्लेन बनाने में भी होता है। एल्युमिनियम की सबसे अच्छी चीज है कि एल्युमिनियम के जो है वेट कम होते हैं एंड दे आर टफ। तो एल्युमिनियम का इस्तेमाल वायर बनाने में भी होता है। हाउएवर एल्युमिनियम के वायर बहुत अच्छे नहीं होते हैं बट काम चल सकते हैं। तो एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज कहाँ है? एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन सारे जगहों पे मेनली कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज की। केमिकल इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ इंडिया और ये हमारी टोटल जीडीपी का 3% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों केमिकल्स की प्रोडक्शन होती है। इसके यूज क्या होते हैं? आई थिंक आपने सोचा होगा केमिकल का यूज क्या हो सकता है। तो दीज आर बेसिकली द यूज ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। यू कैन बी वेरी फेमिलियर व्हाट इज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। नहीं रहेंगे तो हमारे यहाँ पे जो हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं, जो इतने ज्यादा प्रोडक्शन, आप मार्केट में जाते हो कभी आपकी सब्जी कम नहीं होती है, तो ये कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ फर्टिलाइजर जो है सबसे ज्यादा गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा में प्रोडक्शन की जाती है। अब नेक्स्ट इंडस्ट्रीज की बात करें तो दैट इज सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो सीमेंट जब नाम में आता है तो हमारे दिमाग में आता क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हाउसेस, डैम्स, ऑल दोज बिग कंस्ट्रक्शन दैट वी आर सीइंग जस्ट बिकॉज ऑफ सीमेंट। पहली सीमेंट फैक्ट्री इंडिया में 1904 में लगी थी। उसके बाद से ये इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रही है। इसका कारण क्या है कि देखो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब जितने ज्यादा लोग होंगे उस तरह से घर की भी ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा स्कूल, ज्यादा हॉस्पिटल, ज्यादा कॉलेज, ज्यादा डैम। तो इससे कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो है इस इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने में फायदा हुआ है। इंडिया जो है सीमेंट का एक्सपोर्ट इन सारी कंट्री में करता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। अब जितने भी आप कार, बाइक, ये सारी चीजें देखते हो ये ऑटोमोबाइल में आते हैं। तो बाहर की कंपनियां आने से हमारा ये सेक्टर जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है। जैसे आप टोयोटा का एग्जांपल ले लो, सुजुकी का एग्जांपल ले लो, फोर्ड का ले लो, हालांकि फोर्ड कंपनी बंद हो गई। तो दीज आर द कंपनी जिसने कि हमें हेल्प किया और ज्यादा ग्रो करने में। और आजकल आप देख सकते हो कितने ज्यादा हर शहर में ट्रैफिक होती है। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। हमारे कंट्री में ऑटोमोबाइल पुणे, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इंदौर, जमशेदपुर, इन सारी जगहों पे तैयार होते हैं। अब नेक्स्ट सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एंड आईटी। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा पैसा बाहर से आता है। आईटी सेक्टर दिनों दिन बहुत एक्सपेंड हो रहा है। जैसे कि सीमेंट सेक्टर का हम लोगों ने देखा था वैसा ही। क्यों? क्योंकि अब शायद ही कोई लोग होंगे ऐसा जिनके हाथों में फोन नहीं है। आप भी फोन, लैपटॉप या टैब का इस्तेमाल कर रहे हो तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेक्टर। या हो सकता है टेलीविजन का भी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आईटी सेक्टर। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक या आईटी सेक्टर दोनों की बात करें तो इंडिया में बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहे हैं। इसलिए देख रहे हो कि बाहर की भी जितनी कंपनियां हैं वो इंडिया को टारगेट कर रही है। एक समय थे कि एप्पल अपने फोन जो है यूएस में पहले लॉन्च करता था, इंडिया में बहुत बाद आते थे, 5 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद आते थे। अब इंडिया में जो है सबसे पहले कोई भी कंपनियां लॉन्च करना चाहती है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास परचेजिंग पावर आ गया, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो आप देखो कोई भी ऐसी बाहर की बड़ी कंपनियां नहीं है जो अपने प्रोडक्ट इंडिया में बेचना नहीं चाहती है। तो इंडिया में सॉफ्टवेयर पार्क की अगर बात करें तो बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, इन सारे जगहों पे है। और भी कुछ जगहों पे है, या आप मैप देखो, इसमें से मैप आते हैं, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का। देखो इंडस्ट्रीज है तो पॉल्यूशन होगा ही। तो दीज आर द मेन 4 टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो इस पे बहुत ज्यादा डिटेल की नहीं बात करेंगे, इसको आप देखो, आपको समझ में आ जाएगी कि ये सोर्स कहां से है और इसका इंपैक्ट क्या होता है। मतलब कि ये आप जो चीजें देख रहे हो कि ये पॉल्यूशन कैसे हो रहा है और इसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो इसको बहुत शॉर्ट से मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि ये ऐसी टॉपिक है जिसको आप बार बार पढ़ते जा रहे हो। अब ये सारे प्रॉब्लम तो हो गए, अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। देखो प्रॉब्लम बहुत सारे जिंदगी में है तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी हमको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया है तो हमको ही ढूंढना है। ठीक है, तो व्हाट कुड बी द मेजर टू कंट्रोल दिस पॉल्यूशन। सो व्हाट वी कैन डू टू कंट्रोल environmental degradation. So these are the points that we need to follow. यहाँ पे भी मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बात करूंगा, इजी पॉइंट है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है एनटीपीसी।
सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद करो, क्वेश्चन आते ही हैं एकदम से। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब एनटीपीसी ने ऐसा क्या किया है कि पॉल्यूशन कम कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज भी चला रहे हैं, एज वेल एज दे आर नॉट, यू कैन से दैट, पॉल्यूटिंग एनवायरमेंट वेरी मच। एनटीपीसी आर यूजिंग द मॉडर्न टेक्निक। तो ऐसी टेक्निक वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि पॉल्यूशन जो है कम हो। एज वेल एज एनटीपीसी ने जो है अपने आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा ग्रीन बेल्ट का फॉर्मेशन किया है। एंड दीज आर सम अदर पॉइंट्स, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, इजी पॉइंट्स हैं, जहां टेक्निकल चीजें हैं वहां मैं डिटेल में बता रहा हूं, जहां शॉर्ट सी चीजें हैं जो आसानी से समझ में आती है तो इसको हम लोग सिर्फ देख के खत्म कर सकते हैं। दीज आर द मेजर स्टेप्स यू कैन गो थ्रू जो एनटीपीसी ने किया है, एंड दैट हैज इफेक्टेड, यू कैन से दैट, अ लॉट, एंड दैट हैज लीड बाय एग्जांपल। अब नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो अगर आप मेरे वीडियो में जाओगे तो आपने देखा है कि मैंने लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के पूरे वीडियो जो है 5 पार्ट में डिवाइड करके डाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से देख लो, मैं यहां पे ऐड करके आपके वीडियो के ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूं। तो अब जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज यहां आप देख सकते हो। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि यही आएगा, ये इसमें से मोस्ट प्रोबेबल है कि ये आ सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं सिविक्स कवर करूंगा, देन आफ्टर हिस्ट्री कवर करूंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। चलो बाय बाय।